सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से भाई जो है आप लोग को सभी स्टूडेंट्स जो है रिक्वेस्ट है कि जो है चैनल को क्या करते सब्सक्राइब कर लें। ओके, ताकि जो है हम लोग को अपने एग्ज़ाम में जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और प्रदर्शन के साथ साथ जो है ये जो वन शॉर्ट सीरीज मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चल रही है, आप सभी लोग जरूर अटेंड करें। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर का। और जो है आपका इंग्लिश इंग्लिश नहीं, आप जो है मैथमेटिक्स और फिज़िक्स और केमिस्ट्री की जो है आपको वन शॉट सीरीज मिलेगी मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे। ठीक है, यहाँ से नहीं तो कहीं से नहीं। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न और उनके हल से। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कह रहा है, यदि दो संख्या 135 और 225 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ यानी जो होता है इसका हाईएस्ट हाईएस्ट ठीक है, कॉमन फैक्टर, ये होता है एचसीएफ का। तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब यह है कि इन दोनों नंबर में एक ऐसा कॉमन नंबर निकालो जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, ये एचसीएफ का मतलब होता है। तो इन दोनों में वही नंबर हमको फाइंड करना है। तो उसको निकालने के लिए अगर जब आप लोग यहाँ पे यूक्लिड विभाजन लेमा या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करके क्लास अटेंड किया है, पढ़ा है तो जानते होगे। नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सीख लो। देखो, आपको कुछ करना नहीं है। यूक्लिड विभाजन पद्धति, अब पूछोगे सर यूक्लिड विभाजन पद्धति यानी सिस्टम होता क्या है, तो यह कुछ है नहीं। यूक्लिड विभाजन जस्ट एक नाम है। ठीक है, एक को जो है गणितज्ञ थे, उन्होंने अपना थ्योरम दिया था। ठीक है, तो इन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि इस सिस्टम के थ्रू जो है हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के जो सिस्टम है उन्हीं को हम लोग यूक्लिड विभाजन सिस्टम कहते हैं, यूक्लिड विभाजन पद्धति कहते हैं। ठीक है, उसी से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमने जो है बताया है आपको, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताई है। यहाँ पे जैसे लेट्स जो है हम लोग को बेसिक से चले, बेसिक से नहीं चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस की सीरीज है। अगर जब आपको यूक्लिड विभाजन थ्योरम पढ़ना है तो जो है आपको आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें हम लोग ओनली क्वेश्चन करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखो, यूक्लिड विभाजन थ्योरम मैंने आपको बताया था, बी इक्वल टू जो होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन थ्योरम था। इसी थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग इसके इन दोनों संख्याओं को क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अगर जब कुछ नहीं आ रहा है आपको तो सबसे पहले इन दोनों संख्या में आप क्या करो, जो बड़ा नंबर है उसको सिलेक्ट करो, जो छोटा नंबर उसको सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे जो 225 है वो क्या है, बड़ा है किससे, 135 से। ठीक है, तो आप सिंपल कुछ नहीं करो, यहाँ पे जो है यहाँ पे 225 है और यहाँ पे 135 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब मैं डिवाइड करूँगा तो जो है अपना एक बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, एक बार में। यहाँ पे हो जाएगा 135 एंड जो इसका शेष बचेगा अपना 90 बचेगा। क्या बचेगा, 90। ठीक है, तो सेम काम देखो यहाँ पे किया गया है। आपको जो है उन नंबर को सिलेक्ट करके डिवाइड देना है। डिवाइड एक बार में गया है, शेष कितना बच गया, 90 बच गया। ठीक है, इतना कर देना। आपको सिंपल मेथड से, आप अगर जब क्लास फर्स्ट का भी बच्चा देखेगा तो वो क्या कर लेगा। इस मेथड से इस पीडीएफ को मैं डिजाइन किया हूँ, तो आप लोग ध्यान से सीखो। ठीक है, चलो चलो चलो, हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। आगे, अब देखो, हम लोग यही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, बड़ा नंबर सेलेक्ट करना, छोटा नंबर सेलेक्ट करना, डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे शेष कितना आया था, 90 आया था। और यह प्रोसेस मैं बार बार दोहराऊंगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे 90 आना चाहिए शेषफल। तो अब यहाँ पे 135 है और 90 है, अब इन दोनों में डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे 90 कर देंगे और ये क्या कर देंगे, 135 कर देंगे। अब जब मैं फिर डिवाइड कराऊंगा तो फिर एक बार में जाएगा, यहाँ पे 90 बचेगा और शेष जो है अपना जो है और कितना बच जाएगा, शेष जो अपना बचेगा जी, रुक जाओ 1 मिनट जी। शेष यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 बचा और यहाँ पे जो है
कितना बचा? मैंने डिवाइड किया तो 1 आया यहाँ पे और 90 शेष बचा। तो यहाँ पे 135 है और यहाँ पे 90 है, तो 135 में क्या करा देंगे, मैं डिवाइड कर दूंगा 90 का, तो एक बार में जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा एंड जो यहाँ पे शेष अपना 45 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 45। अब देखो यहाँ पे 45 बच गया और यहाँ पे अपना क्या था? 90 था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 45 और 90 में क्या कराएंगे जी? डिवाइड कराएंगे, ठीक है। अब 45 और 90 में डिवाइड करा के शेष जो है अपना दो जीरो आएगा और 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पे देखो यही प्रोसेस मैं बार बार करता रहूँगा जब तक कि शेष क्या अपना जीरो ना आ जाए। और जो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 45, यहाँ पे देखो जो बीच वाला है जो नंबर आपको दिखेगा, जो बीच वाला है जो नंबर आपको दिखेगा यहाँ पे 45, यही अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर जब आपको यूक्लिड विभाजन थ्योरम बेसिक से पढ़ना है तो 6 या 7 मिनट का जो है वीडियो है, 6 या 7 मिनट का वीडियो है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आपको क्या कर लेना, चेक कर लेना। ओके। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी अगर जब आपको यूक्लिड विभाजन थ्योरम नहीं भी आती तब भी आप कर सकते हो। बड़ा नंबर छोटा नंबर सेलेक्ट करना है, डिवाइस कराना है, जो रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, उसमें फिर डिवाइड कराना है। और ये प्रोसेस तब तक चला रहेगा जब तक कि जो रिमाइंडर नहीं शेष जो है वो जीरो ना बन जाए। ठीक है, यही प्रोसेस चलता रहेगा। अगर जब आपको यूक्लिड विभाजन थ्योरम नहीं आता तब भी आप कर सकते हो। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि जो है 6 या 7 मिनट वीडियो है वो देख लो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन क्या हो जाए, लग जाए। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है यहाँ पे 1.0 1.10 100 10001 का दशमलव रूप कैसा होगा? ठीक है, तो आपको डेसिमल पढ़ाया गया था, आपको याद है? नहीं याद है, चलो नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बस देखो, यहाँ पे डेसिमल को कई टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ 1.5, एक नंबर हो गया। 1.555, यहाँ पे 5 पे बार लगा दो, 5 बार बार आ रहा है, 5 समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है, तो वो गैर समाप्ति वाली हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम जो है कैटेगराइज कर दिया गया है। देखो यहाँ पे देखो एक जीरो यहाँ पे है, फिर 2 जीरो हो रहा है, फिर 3 जीरो, और फिर नेक्स्ट में 4 जीरो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में 5 जीरो, फिर नेक्स्ट में 6 जीरो, फिर नेक्स्ट में 7 जीरो। ऐसे जो है बढ़ता चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अनंत है, अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है वो लिमिट नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर जब लिमिट आपको कहीं भी ना दिखे, ठीक है, अगर जब लिमिट रहेगी तभी वो परिमेय संख्या होगा। अगर जब लिमिट ना दिखे आपको तो आप आंख मूंद के जो है, आंख बंद करके अपरिमेय संख्या पे क्या कर देना, ट्रिक कर देना। ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है आपको एमसीक्यू में ओनली एक नंबर का जो पूछेगा तो आप लोग डायरेक्टली अपरिमेय संख्या क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप डायरेक्ट जो है अपरिमेय संख्या लिख के ऑप्शन नंबर ए आप डाल सकते हो। वैसे भी आपको तो अब वो सीट मिलेगी ना, तो उस पे आपको गोला करना होगा एमसीक्यू वाली। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या अगर जब कहाँ कहीं भी आपको अनंत वाली फॉर्मेट दिखे, अपरिमेय क्या कर देना, ट्रिक कर देना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अपना कह रहा है यहाँ पे -2 को गुणा करके कोई परिमेय संख्या बन सकती है। -2 कह रहा हूँ, यहाँ पे √2 का, यहाँ पे √2 का प्रयोग करके या फिर गुणा करके किसी संख्या में परिमेय संख्या बन सकती है। तो इसका आंसर नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। देखो √2 का अगर जब मैं √2 में मल्टीप्लाई कराऊंगा तब 2 आ जाएगा, तब परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, बट बट यहाँ पे जो है √2 का किसी संख्या में गुणा कराकर किसी यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, √2 का गुणा करके कोई परिमेय संख्या बन सकती है। अगर जब मैं मान लो यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई √2 में ना करा के जो है 1 2 3 किसी एक संख्या में करा रहा हूँ, एक में, दो में, या फिर तीन चार में, किसी में, तो √2 का मल्टीप्लाई रूट वाले संख्या में ही होगा। √2 का मल्टीप्लाई किसी नॉर्मल नंबर में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं बोलूँगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और किसी भी संख्या से गुणा करने पर वह अपरिमेय ही रहेगा। देखो मैं किसी भी संख्या से गुणा करूँ तो अपरिमेय ही रह रहा है, लेकिन अगर जब मैं अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में गुणा करा दूंगा तो परिमेय में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी लेकिन अगर जब मैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या को
परिमेय संख्या के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आंसर जो है अपना इसमें बी होगा, जो है नहीं, हम लोग नहीं पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं सबका कमेंट में आंसर दे दूंगा। ठीक है, आप लोग नहीं डरो। और जो है इस ध्यान रखना, इस क्लास का अगर जब आपको इस क्लास का जो है पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ, अगर जब इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैंने 3 आपको जो है वो वैकल्पिक क्वेश्चन करा दिए। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी एमसीक्यू में तो 100% श्योर है, आना ही आना है। लघुत्तरी में भी जरूर आएगा इस चैप्टर से, मतलब 2-3 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, 4 नंबर तक आ सकते हैं, कहीं नहीं जाने वाले। चलो आगे करते हैं। यहाँ पे देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ ये जो इस अगर जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम जो है 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, 2 मार्क्स जो है आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग आगे करते हैं, देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पे कह रहा है लघुत्तरी प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसको हम लोग करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन पद्धति का प्रयोग करके तथ्य का एचसीएफ ज्ञात करो। अगर देखो यहाँ पे एमसीक्यू वाले में, यहाँ पे देखना, आप देखना यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे जो है एमसीक्यू वाले में, यहाँ पे एमसीक्यू वाले में कहाँ गया जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेम एचसीएफ निकालना था, बट वो एमसीक्यू था, उसमें आप लोग ट्रिक करना था बोलो। बट यहाँ पे जो इसको सॉल्व करके दिखाना है, आंसर लाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो कह रहा है यूक्लिड विभाजन पद्धति का उपयोग करके जो इतने 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 का क्या करो, एचसीएफ निकालो। मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया, सबसे पहले जो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है उसको क्या करो, सिलेक्ट करो। तो ये वाला जो नंबर दिख रहा है आपको बड़ा है, ये वाला जो नंबर आपको दिख रहा है वो छोटा है। क्या है, छोटा है। ठीक है, ठीक है, बस अब जब ये पता कर लिए तो छोटे वाले से बड़े में क्या कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे। जब मैं डिवाइड लगाऊंगा तो जो है आपका 3 आएगा, क्या आएगा, 3, और जो है शेष पर जो इतना बच जाएगा। अब इतना करने के बाद सबसे पहले छोटा बड़ा सेलेक्ट करना, डिवाइड करना, शेष बचेगा, उस शेष को देखना। और यहाँ पे जो है कौन सा नंबर है, 40 और 52 है। ठीक है, यानी 4052 है, और यहाँ पे शेष कितना है, 2420 आया। तो अब मैं 4552 में डिवाइड कर दूंगा किसका, 2420 का। जब मैं डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर शेषफल जो है अपना 1632, यानी 1632 आ जाएगा। अब देखो 1632 का डिवाइड करा देंगे 2420 में, और जब मैं फिर डिवाइड कराया तो फिर 1 आ गया, शेषफल जो है 788 आएगा। फिर सेम प्रोसेस 788 का 1632 में क्या कराएंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, और यही सेम प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि जो है अपना शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, अब देखो, आप देखो इतने सारे क्वेश्चन हमको करने हैं, तो कहाँ गया जी, हाँ देखो यही था। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1632 आ गया था, 788 आ गया था। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा जी, डिवाइड कराऊंगा तो 2 आ जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एचसीएफ यानी 788 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। देखो ये जो यहाँ पे जो बीच वाला जो नंबर आपको दिखेगा, आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आप लोग जाके कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, या फिर लेमा, उसको जो है सीख लेना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था A = BQ+C होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो Q वाली जो नंबर आपको दिख रही है, यहाँ पे C या फिर R होता है। तो यहाँ पे जो है Q वाला जो नंबर दिखता है वही अपना एच सी एफ होता है। क्या होता है, एच सी एफ होता है। और रिमाइंडर 0 होना चाहिए, याद रखना। देखो रिमाइंडर मैं 0 बना रहा हूँ, और यहाँ पे Q के प्लेस पे जो रहेगा वही अपना क्या होगा, एच सी एफ होगा। समझ में आ रहा है, चलो बाकी आप लोग देख लेना, और नहीं भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है क्या कर रहे हो, बड़ा नंबर छोटा नंबर सेलेक्ट करना है, डिवाइड कराना है, और वही प्रोसेस बार बार अपनाते जाना है जब तक कि जो है शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, और हम लोग कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या, मस्ट मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, मस्ट मस्ट नहीं पढ़ो, ऐसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करना है रूट 3 का परिमेय संख्या है, तो हमें तो पता ही है परिमेय संख्या है, तो उसी को क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो हम देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, जो दिया रहेगा उसका हम लोग अपोजिट मान लेंगे। क्या लेंगे, वो अपोजिट मान लेंगे। इसको विरोधाभास विधि विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरोधाभास। देखो विरोधाभास मेथड का मतलब यही हुआ कि जो है रूट थ्री एक जो है अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, तो वही हमको प्रूफ करना है। और जब वो परिमेय संख्या प्रूफ करना है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे, इसी को हम लोग विरोधाभास मेथड बोलेंगे। तो जब मैं परिमेय संख्या इसको मान लिया, तो अगर जब मैं परिमेय संख्या रूट थ्री को मान लिया, तो क्या इसको मैं पी बट्टे क्यू के रूप का नहीं लिख सकता हूँ। अगर पी बट्टे क्यू, परिमेय संख्या हमेशा पी अपन क्यू के फॉर्मेट का होता है। जब मैं इसको पी बट्टे परिमेय संख्या मान लिया, तो इसको पी बट्टे क्यू के फॉर्मेट का लिख सकता हूँ, लिख दिया। चलो अब देखो यहाँ पे मान लिया, और जो है इसे पी बट्टी के ग्रुप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू आपस में क्या है, अभाज्य है। ठीक है, ठीक है, आपस में अभाज्य है का मतलब यह हुआ कि वो एक से डिवाइड होगा और जो अपने आप स्वयं नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी आप मत लिखना, बस डायरेक्टली आप इतना लिख देना कि इसे पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने मान लिया है रूट थ्री क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। रूट थ्री इक्वल टू मैं पी अपन क्यू लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि जो है मैंने पी रूट थ्री को परिमेय संख्या मान लिया है। अब देखो यहाँ पे रूट थ्री इक्वल टू मैंने पी अपन क्यू मान लिया है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर लेट्स मैं करता हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर करता हूँ, इस साइड भी स्क्वायर करता हूँ, दोनों साइड जो है स्क्वायर करता हूँ। तो यहाँ पे जो है अपना 3 आ जाएगा जी। और इस साइड जब मैं स्क्वायर कराऊंगा तो पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और मैं क्यू स्क्वायर को इस साइड लेकर आऊंगा तो 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ध्यान से समझो, एक बार और देख समझाते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे पी अपन क्यू मैंने मान लिया है कि वो अब परिमेय संख्या है। तो जब रूट तीन को मैं परिमेय संख्या मान लिया, तो क्या मैं रूट थ्री को पी अपन क्यू के फॉर्मेट का लिख सकता हूँ। अब मैं दोनों लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, क्या करूँगा, बोथ स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, आप लोग लिख लेना यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, अब जब मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे जो है अपना 3 हो जाएगा इक्वल टू पी, यहाँ पे रूट नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा 3 इक्वल टू पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर को इधर में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा अपना 3 पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलो नहीं समझ में आएगा तो बताना। चलो अभी एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ है नहीं, एक बार और देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं रूट थ्री को परिमेय संख्या प्रूफ करना है, तो उसको जो है रूट थ्री को परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या ने पी अपन क्यू हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 3 इक्वल टू पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब अच्छा एक बात बताएं, यहाँ पे रूट थ्री का मल्टीप्लाई जब मैं रूट स्क्वायर करूंगा तो रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट थ्री में होगा। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 1/2 है, यहाँ पे रूट का मतलब 1/2 पावर होता है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो हाफ और हाफ ऐड होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं स्क्वायर किया रूट थ्री का मल्टीप्लाई, जब मैं इसका स्क्वायर किया और इस साइड का भी स्क्वायर किया, ठीक है, तो जो है यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर आ गया। समझ में आ रहा है। चलो चलो तो आगे चलते हैं। तो अब यहाँ तक हमने कर लिया है। तो देखो यहाँ पे अगर जब 3 क्यू स्क्वायर है, तो अगर जब मैं यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर अपना आया इक्वल टू पी स्क्वायर आया, तो अगर जब मैं बोलूँ क्यू स्क्वायर इक्वल टू कर दूँ, तो यहाँ पे पी स्क्वायर डिवाइड बाई 3 नहीं हो जाएगा, यानी जो पी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 3 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, भाग चला जाएगा पी स्क्वायर में। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है जी कि पी स्क्वायर संख्या 3 से क्या है, विभाज्य। देखो जब मैं 3 को इस साइड लेकर आऊँगा तो डिवाइड बाई 3 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। आपको अगर जब कॉपी में लिखना हो तो लिख लेना। ठीक है, तो हो जाएगा, तो इसलिए मैं बोलूँगा पी स्क्वायर जो है वो 3 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है,
विभाज्य है। समझ में आया? चलो, तो जब इतना कर लिया तो यहाँ पे पी का ध्यान से देखना, यहाँ पे मान लेंगे पी इक्वल टू 3m। क्या मान लेंगे? 3m। तो यहाँ पे देखना, अब पूछोगे सर 3m क्यों मांगे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पी की वैल्यू है ना पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे? 3m। 3 क्यों ले रहे हैं? देखो क्वेश्चन में √3 दिया है तो √3 आप लोग 3m ले लेना, बिना सोचे ले लेना। अगर जब √2 दिया रहता तो आप लोग यहाँ पे 2 ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया है √3, तो यहाँ पे आप लोग क्या ले लोगे? पी इक्वल टू 3m। अगर जब तुम पी स्क्वायर जो है यहाँ पे करोगे तो पी स्क्वायर वैसे ही रहने दो, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर है। जब मान लो यहाँ पे देखो पी स्क्वायर है, तो अगर जब मैं पी स्क्वायर को करूँगा तो 9m नहीं आएगा, आएगा ना जी? चलो एक बार वो देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे पी स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो, पी स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है तो पी भी तो 3 से विभाज्य होगा। तो पी जब आया 3 से विभाज्य तो पी को मैं क्या कर लूँगा? 3m मान लूँगा। देखो समझ में आ रहा है कुछ? 3m मान लूँगा। अगर जब मैं 3m मान लिया तो पी स्क्वायर का जो वैल्यू है, यहाँ पे पी स्क्वायर का वैल्यू जब मैंने पी का वैल्यू 3 मान लिया है तो यहाँ पे 3m का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। जब यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 9m स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? वही तो यहाँ पे हुआ है, वही यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3q² इक्वल टू 9m स्क्वायर, पी स्क्वायर का वैल्यू लिख देंगे, q² इक्वल टू 3m स्क्वायर हो जाएगा। अब वो कैसे होगा? क्योंकि 3 को यहाँ पे देखेंगे, 3q² इक्वल टू 9m स्क्वायर है, तो अगर जब मैं क्यू स्क्वायर का मान निकालूँ तो यहाँ पे 9m स्क्वायर अपान यहाँ पे जो हो जाएगा 3, तो 3 3 9, यानी 3m स्क्वायर यहाँ पे आ नहीं जाएगा, आ जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से अपनी मर्जी से करना, इसमें मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से करना। चलो आगे करते हैं। समझ में आया? यहाँ पे 3m आ गया। अब जब 3m स्क्वायर आ गया तो क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, इसका अर्थ है कि जो अपना क्यू है वो भी 3 से विभाज्य है। अब पूछोगे सर कैसे? अगर जब मैं 3 को इधर ट्रांसफ़र करूँ तो m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 3 नहीं आ जाएगा? अगर जब क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो क्या क्यू 3 से डिवाइड नहीं होगा? अगर जब क्यू 3 से डिवाइड होगा तो वही तो लिखा है, इसका अर्थ है कि क्यू 3 से क्या है? विभाज्य है, डिविजिबल है। लेकिन पी और क्यू आपस में अभाज्य होने के नियम से विरोधाभास है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। यहाँ पे पी और क्यू आपस में अभाज्य हैं। क्या है? अभाज्य हैं। ठीक है, पी और क्यू आपस में अभाज्य हैं तो कैसे डिविजिबल हो जाएगा? इम्पॉसिबल है। तो यह नियम जो है अभाज्य में विरोधाभास है, अतः यह √3 का हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो मैं बस यही करना था, लास्ट में थोड़ा सा आपको लर्न करना है, अच्छे से लिख लोगे तो आपको आई थिंक 3 या 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आप रिवाइज कर लेना, वीडियो पॉज करके अच्छे से देखो के लेना। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 0.375 पे क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है इसको क्या करना है? परिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अब मैंने आपको बताया था, अगर जब जो है कोई भी नंबर पॉइंट वाली नंबर या डेसिमल वाली नंबर अगर जब वो कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहा है, ठीक है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसका अनंत तक मान है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? अपने आप अपरिमेय संख्या होगा, उसको अपरिमेय पे आपको क्या कर देना? टिक कर देना। लेकिन यहाँ पे 0.375 है, तो यहाँ पे देखो 3 अंक बाद जो है इसको रुक जाना है, रुक जा रहा है, तो यह परिमेय संख्या होगा। इसी को हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। चलो आगे देखते हैं हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं इसको। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल क्या करना, आपको क्लास 9th में सिखाया गया होगा, बट वो मेथड जो है थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ, सिंपल। यहाँ पे जो है आपको 0.375 दिख रहा है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना और नीचे डिवाइड करा देना। देखो यहाँ पे 1 2 3 3 अंक के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो और 1 लगा के मल्टीप्लाई करा देना और डिवाइड 1 2 3 करा देना। ठीक है, अगर जब मैं ऊपर इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे 375 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 2 3 हो जाएगा। जब मैं डिवाइड इसका करूँगा तो जो है अपना 3/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3/8। आप लोग इसको जो है डिवाइड करके चेक कर लेना। ठीक है, देखो सेम वही काम हो, सेम वही नीचे हुआ है,
चलो दिखा रहे हैं। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है अपना ऊपर जो है मल्टीप्लाई करा है, नीचे डिवाइड करा है, 3/8 है। चूंकि 8 के अभाज्य गुणक केवल 2 हैं, अतः जो है 0.3875 क्या होंगे, परिमेय संख्या होगी। आपको चूंकि वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्टली लिख देना होता। 0.375 जो परिमेय संख्या आपको नंबर से मिल जाएंगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 से गुणा की गई कोई भी पूर्णांक हमेशा परिमेय संख्या होगी। इजी है, इजी है। लेट्स यहाँ पे 2 में अगर जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 4 आएगा। 2 में किसी भी नंबर 100 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 200 आएगा। 4 और 200 मैंने किसी भी नंबर का जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई रेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल में होगा तो रेशनल ही आएगा। अगर जब ई रेशनल का मल्टीप्लाई ई रेशनल में होगा तो ई रेशनल आएगा। अगर जब रेशनल का मल्टीप्लाई ई रेशनल में होगा तो जो है वो नंबर ई रेशनल ही आएगा। समझ में आ रही बात। चलो आगे चलते हैं। इस पे क्वेश्चन पे ऊपर था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सिद्ध करना है जी कि जो है 2 में किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो हमेशा पूर्णांक संख्या पर ही प्राप्त होगी, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कोई भी पूर्णांक संख्या n को p अपन q के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है, लिख सकते हैं ना जी। कोई भी पूर्णांक संख्या n है तो उसको p अपन q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जहाँ q की वैल्यू क्या हो, 1 हो, 0 ना हो, ठीक है। तो यदि 2 से गुणा करें तो परिणाम क्या हो जाता है, 2n हो जाता है, 2n हो जाता है। अगर जब इस 2 में n का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2n हो जाता है। अब देखो 2n का जो वैल्यू है वो 2p अपन q के बराबर नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चूंकि देखो ध्यान से समझना, कोई भी पूर्णांक n है, ठीक है, तो उसको p अपन q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखना n को मैं p अपन q के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अगर जब इधर 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इधर भी तो 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2p अपन q। समझ में आया। बस यही यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया गया है। बाकी अगर जब यहाँ पे n है तो n को मैं p अपन q के फॉर्मेट में देखो लिख सकता हूँ। और यहाँ पे अगर जब मैं 2 से इस साइड मल्टीप्लाई कराया तो इस साइड भी मल्टीप्लाई कराऊंगा। 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n इक्वल टू 2p अपन q, 2p अपन q, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि p और q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, 2n भी परिमेय संख्या होगा। ऐसे आपको कर देना है। इजी था, बिल्कुल इजी था, ठीक है, ऐसे ही आपको करना था। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। और जो है इस वीडियो को प्लीज़ जो है आप क्या कर दो, लाइक कर दो एंड जो है सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आज यहीं तक, ओके। चलो बेस्ट ऑफ लक। इसको जो है रिवाइज करते रहना। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में चले जाना, कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके चलो।